नमस्कार। आपका एक बार फिर से द ट्रू हंट में स्वागत है। और आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं मेजर जनरल सीपी सिंह, जिनका जितना भी तारुफ किया जाए वो बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आज वो हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं ताइवान को लेकर, किस तरीके से अगर भारत ताइवान के साथ अपने टाइज को डीपन करता है, वो टाइज किस तरीके से चाइना को टैकल करने में कामयाब साबित हो सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ जुड़े हैं मेजर जनरल सीपी सिंह सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ जुड़ने से पहले जो है फ्रेज पर आऊंगा, जिसमें आजकल जो चर्चा है हिंदुस्तानी ताई भाई भाई, उसके अलावा जो कहा जाता है योर एनिमीज एनिमी इज योर फ्रेंड। ये सर, आपका संक्षिप्त में इस पे क्या कहना है? थैंक यू गौरव। मुझे ट्रू हंट के साथ जुड़ने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपकी जो ऑगस्ट ऑडियंस है वो बहुत ही जागरूक है और बहुत अच्छे उनके फीडबैक हमें मिलते हैं। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू दैट यू कॉल मी फॉर दिस मीटिंग। आज हम चर्चा करते हैं भारत और ताइवान के रिलेशंस की। चाइना शुरू से ही, जब 1949 में चाइना पे कम्युनिस्ट पार्टी का रूल हुआ, तब से वो ये कहता आ रहा है कि एक ही चाइना है जिसको वर्ल्ड को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, वो है कम्युनिस्ट चाइना, दैट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि आजकल हम चाइना के नाम से जानते हैं। तो वो ताइवान को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता और वो वर्ल्ड को उन्होंने फोर्स किया कि वो सिर्फ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही रिकॉग्नाइज करें और ताइवान को, उसको एक अपना हिस्सा ही मानता है, उसको एक अलग कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज ना करें। तो दुनिया के मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज ने ताइवान को इग्नोर किया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से अच्छे रिलेशन बनाने के लिए, और भारत भी उनमें से एक देश था जो 1947 में आजाद होने के बाद हमने काफी दिनों तक ताइवान से अपने रिलेशंस नहीं बनाए, अभी तक उनको रिकॉग्नाइज किया सिर्फ इसलिए कि चाइना हमसे नाराज हो जाए, जो तो सर आपने सर बिल्कुल। कि अब तो नाराजगी जो है वो जतानी जायज है, ताकि जो है चाइना को थोड़ा बैकफुट पे ले जाया जा सके। हर देश दूसरे देशों की नब्ज पकड़ता है, ऐसे भारत भी ताइवान कार्ड के थ्रू चाइना की एक नब्ज पकड़ सकता है। सर सर क्या कहना चाहेंगे सर, प्लीज। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था कि अब हम इतने सक्षम हैं कि हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। हम इतने बड़े समृद्ध और पावरफुल कंट्री आज हो गया है भारत कि अपने निर्णय खुद ले सकता है। तो हम इस बात पे निर्भर नहीं कर सकते कि हम चाइना नाराज हो जाएगा। अरे हो जाएगा तो ठीक है, आज की तारीख में हम चाइना को खुश करने के लिए कोई काम नहीं कर सकते, बल्कि जैसा आपने कहा, चाइना दो इश्यूज में बहुत सेंसिटिव है, एक तो तिब्बत और एक ताइवान। तो जरा सा भी अगर कुछ होता है, तिब्बत का नाम आता है या ताइवान का नाम आता है, तो वो एकदम तिलमिला जाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं चाइना वाले। तो अगर हमें चाइना को, जो एक राइवल है आज की तारीख में हम कह सकते हैं, तो उनके साथ में इंटरनेशनल फोरम में उनको मुकाबला करने के लिए या उनको डिप्लोमेटिक डिफीट करने के लिए हम ताइवान के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाएं, तो मेरे ख्याल में 21वीं सदी में वो अच्छा रहेगा। सर ताइवान कभी चाइना का हिस्सा हुआ करता था, और आज जो है वो एक इंडिपेंडेंट देश है, जिसे काफी कंट्रीज ने भी रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो ऐसे में सर, थोड़ा अगर पास्ट में अगर ताइवान की बात की जाए, तो ये भी कहा जाता था कि ताइवान रिलेशन विद इंडियन लीडर्स, मैं प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूं, तो उसमें कुछ मीटिंग्स भी हुई थी महात्मा गांधी के साथ। सर वो किस तरीके के रिश्तों की तरफ इशारा करती है, अगर हम पास्ट की जड़ों को जो है वो खोदना चाहें, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, ताइवान की अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो ताइवान की जो क्विंग डायनेस्टी थी जो चाइना की, उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था, इस टापू के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन और बसापात की थी 17वीं शताब्दी में। उसके बाद ये जापानीज ने इस पे अटैक करके कब्जा कर लिया, तो ये जापानीज के कब्जे में था टिल वर्ल्ड वॉर 2। जब वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज की डिफीट हो गई तो वो उन्होंने यहाँ से विड्रॉ कर लिया और ये टापू फिर से चाइना के कब्जे में आ गया। उस टाइम पे चाइना में चांग शेख प्रेसिडेंट थे और रिपब्लिक पार्टी, जो एक नेशनलिस्ट पार्टी थी, उसका सत्ता होती थी चाइना के अंदर। तो वो जो चांग शेख, जो उनके लीडर थे, वो 1942 में इंडिया आए और वो इंडिया के जो ऑपोजिशन लीडर, या ये आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंस के जो लीडर थे, महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, उनसे मिलना चाहते थे। तो ब्रिटिश को ये बात गवारा नहीं हुई और उन्होंने इसकी परमिशन नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद भी ये मीटिंग उनकी हुई। तब से उनके रिलेशंस इंडियन लीडर्स के साथ में अच्छे रहे हैं, सौहार्दपूर्ण रहे हैं। और फिर 1949 में जब ये कम्युनिस्ट पार्टी का वहां पे रिवॉल्यूशन हुआ चाइना में, और जो माओ के अंडर में आपने देखा हो, जो प्लेजेंट किसान और मजदूरों ने एक रिवोल्ट किया और वहां पे फिर कम्युनिस्ट पार्टी का रूल एस्टेब्लिश हुआ, तो वो रिपब्लिक चाइना हो गया, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको आज पीआरसी कहते हैं, वो बड़ा वाला जी। जो हिस्सा है।
और जो वहाँ की जो रूलिंग पार्टी थी, नेशनलिस्ट पार्टी, वो भाग के उनकी पूरी लीडरशिप ताइवान में आ गई। तो ताइवान को, एक टापू को, उन्होंने एक अलग कंट्री बनाया। सर इसमें ऑब्वियसली आपने रिलेशंस इंप्रूव करने की बात की है, तो सबसे पहले आ जाता है इन्वेस्टमेंट। मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, जिसमें पॉलिसीज काफी ईज की गई हैं, पिछले दिनों देखा गया है, जिसके थ्रू जो है वो इन्वेस्टमेंट ताइवान की तरफ से भी जो है काफी अट्रैक्ट किया गया है भारत में। तो ऐसे में किस तरीके का और जो है दोनों में एक गैप और भी ज्यादा ब्रिज किया जा सकता है, उस पर क्या कहना है सर? देखिए, आप बहुत सही कह रहे हैं, ताइवान के पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, और सेमीकंडक्टर्स में वो बहुत माहिर हैं। हम ये कह सकते हैं कि वो सेमीकंडक्टर्स ही हैं जो भारत और ताइवान को जोड़ेंगे। जो सेमीकंडक्टर्स हैं, जिनको हम चिप कहते हैं, वो चिप की हमें डिफेंस के इक्विपमेंट में भी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जरूरत पड़ती है। तो सर इसमें जी, ताइवान अपने साथ भारत में इन्वेस्टमेंट भी लेके आएगा? इन्वेस्टमेंट भी लेके आएगा, टेक्नोलॉजी भी लेके आएगा। सर अगले पे आता हूं। ऑब्वियसली इंडो पैसिफिक रीजन से तो सब लोग वाकिफ ही हैं, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा हलचल रहती है और असली परेशानी जो है वो चाइना को होती है। तो ऐसे में सर रियलिटीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन हैव चेंज इन द टाइम। सो अब नाउ न्यू दिल्ली को किस तरीके के अपने डीपन टाइज करने चाहिए ताइवान के साथ? मैं स्ट्रैटेजिक रूप से सीधा सीधा बात कर रहा हूं, जो कि चाइना को और इंडो पैसिफिक रीजन में और ज्यादा घेर सके। देखिए, साउथ चाइना सी को चाइना अपना ही एक हिस्सा मानता है, और उसमें कोई भी हलचल होती है तो वो उससे अगेन बहुत सेंसिटिव है। अगर आपने देखा हो कि अभी क्वाड की एक नेवल एक्सरसाइज हुई थी साउथ चाइना सी में, जिसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया चारों ने हिस्सा लिया था, और चाइना की तरफ से इसका विरोध भी जताया गया कि ये तो एंटी चाइना फोरम हो गया। क्वाड ओपनली एंटी चाइना फोरम नहीं है, ये एक इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए फोरम है, कल्चरल एक्सचेंज के लिए फोरम है। लेकिन जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि डिफेंस कॉपरेशन भी इन चारों कंट्रीज में बढ़ रहा है, तो उसकी प्रेजेंस साउथ चाइना सी में चाइना के डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए बहुत जरूरी है। और अगर उसमें हम ताइवान को भी मिला लेते हैं, या ताइवान से एक अंडरस्टैंडिंग क्वाड की कंट्रीज की हो जाती है, तो वो हमें एक बहुत वैल्यूएबल बेस देता है, जहां से कि ये क्वाड के कंट्रीज साउथ चाइना सी को डोमिनेट कर सकते। सर मेरा अगला सवाल, ऑब्वियसली ये एक चाइना के एटीट्यूड की बात कर रहा हूं कि चाइना का जो एटीट्यूड है वो भारत की तरफ बेलिजरेंट कहा जाता है। सर ऐसे में ये एटीट्यूड किस तरीके से सर चेंज किया जा सकता है? ऑब्वियसली फेस ऑफ के बाद भी काफी ज्यादा टॉक्स हुई, गलवान जो आपने भी पहले भी जिक्र किया था पिछले इंटरव्यूज में भी, कि उस इंसिडेंट के साथ थोड़ा थोड़ा, उस इंसिडेंट के बाद बातें हुई, उसके बाद थोड़ा थमा है चाइना। तो सर ये वर्ड कब निकलेगा डिक्शनरी से हमारी, ताकि हम ये कह सकेंगे कि अब जो है थोड़ा सुधार है उसके एटीट्यूड में? देखिए गौरव, दोस्ती हमेशा बराबर वालों में होती है। चाइना अभी हमसे स्ट्रांग था, किसी जमाने में 1962 में बहुत स्ट्रांग था, हम उनसे मुकाबला करने के काबिल नहीं थे। अब 21वीं सदी में हम उभरने लगे हैं, आज हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने लगे हैं, मिलिट्रीली स्ट्रांग होने लगे हैं। चाइना अभी भी हमसे बहुत बड़ा है, इकोनॉमिकली भी बड़ा है, मिलिट्रीली भी बड़ा है, लेकिन हम इतने कमजोर भी नहीं है कि हमें अपनी दादागिरी दिखा सके चाइना। और चाइना भी इस बात को समझ रहा है। अगर इंडो पैसिफिक की बात करें, मान लीजिए कल को एक हाइपोथेटिकल केस ले लेते हैं, चाइना के साथ में एक वॉर होता है, या चाइना जो है ताइवान को कब्जा करने की कोशिश करता है, जो कि वो यूक्रेन के वॉर को बहुत ध्यान से देख रहा था। अगर रशिया 10 दिन में यूक्रेन पे कब्जा कर लेता, तो शायद चाइना भी यही अटेम्प्ट करता ताइवान के ऊपर अनदर और 2-3 साल में। तो इंडिया का जो चाइना से बॉर्डर है, वो एक नया एवेन्यू देता है कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर प्रेशर डालता है, तो हम लैंड से चाइना के ऊपर दूसरा मोर्चा खोल सकते हैं, या उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। सर भारत के पास आज की डेट में दो मेजर कार्ड्स हैं जो कि वो प्ले कर सकता है, तो टैकल चाइना, और चाइना टैकल होता है तो काफी हद तक पाकिस्तान भी टैकल हो सकता है। ऐसा मैं सर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जो सिल्क रूट बनाया गया है वो चाइना जो समझा गया है दूसरी तरफ से भी भारत का घिराव करना चाहता है, इसलिए वो उसने पाकिस्तान में जाकर चाइना ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। सर ऐसे में दोनों कार्ड्स में, एक तरफ तिब्बत कार्ड, एक तरफ ताइवान कार्ड, कौन सा ज्यादा भारी पड़ सकता है चाइना के ऊपर? देखिए, दोनों कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि तिब्बत तो ऑलरेडी जा ही चुका है चाइना में। हम उसके अगेंस्ट में अभी भी उस आग को जलाए रखे हैं। दलाई लामा जी हैं और बाकी जो तिब्बती इंडिया में रहते हैं, उनके थ्रू टाइम टू टाइम हम उसको हवा देते रहते हैं उस आग को। लेकिन ताइवान तो जीवित है, एक अलग राष्ट्र है। तो अगर हम ताइवान से अपनी फ्रेंडशिप करें, तो
फ्यूचर कोर्स में मुझे ऐसे लगता है कि तिब्बत कार्ड जो है धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और ताइवान का कार्ड अगर हम प्ले करें तो वो ताइवान का कार्ड ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। सर ऑब्वियसली एक आखिरी सवाल जाता है, जब मैं अब थोड़ा आ जाता हूं इकोनॉमिक टाइज की तरफ। सर इन्वेस्टमेंट्स की हमने अभी पिछले कुछ प्रश्न में भी बात की है, तो अब इकोनॉमिक टाइज सर और किस किस ग्राउंड्स पे हो सकते हैं ताइवान के साथ? और एक मिलिट्री से हट करके अगर मैं डिफेंस टाइज की बात करूं तो किस तरीके के डिफेंस टाइज भी हो सकते हैं ताइवान के साथ? क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा है, हमने काफी ज्यादा फिलीपींस को भी हमने ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत ने बना करके दी है, तो ऐसे में डिफेंस के टाइज माने जाते हैं। किस तरीके से उस क्षेत्र में भी हम देख सकते हैं? इकोनॉमिकली पहले मैं बात करूं शॉर्ट में, जैसे मैंने पहले कहा था दोनों कंट्रीज में विन विन सिचुएशन है। हमारे यहाँ पे लेबर चीप है, हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अभी डेवलप हो गया है। ताइवान के पास जगह नहीं है, बहुत छोटा सा टापू है, हमारे पास बहुत जगह है, बड़ा देश है, लेकिन ताइवान के पास टेक्नोलॉजी है, तो वो हम उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें और अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की स्पेशली, तो वो दोनों कंट्रीज के लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी और हम फिर दुनिया में इस सप्लाई चेन को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें आप डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम ताइवान के साथ एक एग्रीमेंट कर सकते हैं कि वो हमें पोर्ट एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटीज दे। जैसे अगर हम साउथ चाइना सी में ऑपरेट कर रहे हैं तो ये इस तरह के अरेंजमेंट्स हमारे दूसरे कंट्रीज के साथ भी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ में, मॉरिशस के साथ में, कि जब हम उस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं तो वो हमें अपने बेसिस से लॉजिस्टिक फैसिलिटीज देने के लिए तैयार होता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। तो ताइवान सारे हथियार बाहर से मंगाता है, जिसमें प्राइमरीली अमेरिका से जो है एक्सपोर्ट करता है, तो अगर हम भी उसको लो कॉस्ट में इंडियन, जैसे हमारा एलसीए है जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ध्रुव हेलीकॉप्टर है, और अभी हम नेवल शिप बिल्डिंग में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो जो उनको फाइटर शिप्स की जरूरत है वो सब चीजें हम ताइवान को सप्लाई कर सकते हैं, तो वो हमारा एक अच्छा खरीदार बन सकता है, हमारे इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन में हमारी मदद कर सकता है। तो सर मेरी आखिरकार वन लाइनर ये मेरी तरफ से आपको है, उसके बाद मैं आपकी जो है इस पे टिप्पणी जानना चाहूंगा। हिंदुस्तानी ताई भाई भाई, क्या सर ये हकीकत में हमें देखने को मिल सकता है? ऑब्वियसली ये तब बात ज्यादा की जा रही है जब ये भी फ्रेज साथ में जुड़ जाता है, योर एनिमीज एनिमी इज योर फ्रेंड। क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल शॉर्ट में गौरव, हिंदी चीनी भाई भाई का जमाना तो गया, अब हिंदुस्तानी ताई भाई भाई हो जाएंगे तो चीन को तकलीफ होगी, और अब समय आ गया है कि हमें ताइवान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने चाहिए, और अगर हम डिफेंस कॉपरेशन की भी बात करें तो दोनों कंट्रीज के लिए बहुत फायदा है हमें। तो ये थे मेजर जनरल सीपी सिंह, जो कि कहते हैं कि अब भारत जो है वो किसी से डरता नहीं है, जो डरते नहीं है वो ही आगे बढ़ते हैं।